Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we are going to study past indefinite or simple past tense, and this is your second part of the video and you will learn advanced structure in this video. प्रीवियस वीडियो में आपने पास्ट इनडेफिनिट से रिलेटेड जो बेसिक मिथ्स हैं उनके बारे में जाना और ये जाना कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, डिड हेल्पिंग वर्ब है और डिड के साथ कौन सी मेन वर्ब आप लगाते हैं। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के एडवांस फॉर्म्स को और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जो फ्यूचर जैसे नज़र आते हैं उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को लेकर हमारे माइंड में केवल एक ही बात चलती रहती है कि पास्ट इंडेफिनिट बीते हुए समय के लिए लगाते हैं। ऑफ कोर्स पास्ट इंडेफिनिट बीते हुए समय के लिए आप लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पास्ट इंडेफिनिट का ऐसा यूज़ भी आपके सामने आता है कि आप देखकर चौंक जाते हैं। तो एकेडमिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक आइए आज हम सीखते हैं और ये एरर्स आपके CDS, NDA किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PGT हो, CHSL हो, आपके CGL के एग्ज़ाम्स हो, कोई इशू नहीं है, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेंटेंस बनाएंगे जो कि हमारा अफर्मेटिव बेस्ड सेंटेंस होगा। इसमें हमने सीखा कि आई टॉट माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड फॉर्म है। नॉर्मली जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई डिड नॉट टीच माई स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अगर हम ना भी लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वह है वर्ब को सीखना। अब हमें अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम डिड को पहले लिख लेते हैं, डिड आई टीच, या नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट टीच आप लगाएंगे और लास्ट तक ले जाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सवाल आता है कि नॉट है आपका क्या, नहीं के लिए, अब नेवर है कभी नहीं के लिए। तो अब हालांकि दोनों ही नहीं हैं, लेकिन जब आप नेवर का यूज़ करते हैं तो आप कहते हैं आई नेवर टॉट, मैंने कभी नहीं पढ़ाया। इट मीन्स नेवर के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेवर टॉट, तो आपने क्या किया कि नेवर के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, जबकि डिड नॉट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आप कहेंगे सर आप तो एडवांस फॉर्म की बात कर रहे थे, ये तो आप बेसिक बता रहे हैं। थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देना ज़रूरी है ताकि वो जो डिटेल है एडवांस से रिलेटेड वो आपको समझ में आ जाए। लेकिन जब हम नेवर का इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो नॉर्मली हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो हमने डिड में किया था, डिड आई नेवर। अब ये नेवर अगर इंटेरोगेटिव में आता है तो डिड हमें लगाना पड़ेगा। व्हेनेवर यू यूज़ डिड, जब भी आप डिड का यूज़ करते हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ डिड आया, बीच में नेवर आया, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नेवर आपका असर्टिव में है, बिना क्वेश्चन के है, तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है। इसी को एक हम अलग तरह से यूज़ करते हैं, आई नेवर टॉट। तो आई नेवर टॉट को हम इस तरह से भी लिख देते हैं, नेवर डिड आई टीच। तो आपको देखते ही पहली अपीयरेंस में ही ऐसा लगता है जैसे मानिए कि यह आपका इंटेरोगेटिव है, जबकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव जब होगा जब आपको डिड पहले दिया जाए। तो ये इसका बिल्कुल एक जैसा सेंस देने वाला सेंटेंस है, बिल्कुल इसके जैसे सेंस देने वाला सेंटेंस है। आई नेवर टॉट को आप नेवर डिड आई टीच भी कह सकते हैं। जब भी आप एडवर्ब पहले कभी लगाते हैं नेवर की प्लेस पर लगने वाला या टाइम की प्लेस पर लगने वाला, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब खींचकर बिगिनिंग में चली आती है। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो डिड पहले होता। तो ये आज के हमारे एडवांस रूल का रूल नंबर 1 हुआ। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में हम देख रहे हैं, रवि ने मुझे बताया वह खेलता है। हम चाहें तो यहाँ पर की भी लगा सकते हैं। अब वह खेलता है देखने में आपको नज़र आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देख सकते हैं
कि खेलता है आपको नज़र आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं आप कि ही प्लेज। कई बार स्टूडेंट्स को जैसा आइज से सेंटेंस दिखता है वो वैसे ही ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ही प्लेज। इससे की के लिए हम दैट लगाते हैं, लेकिन दैट से पहले हमें पता चला कि रवि ने मुझे बताया, तो रवि टोल्ड मी। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले दैट आया है और उससे पहले एक क्लोज और आई है, क्लोज मीन सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसमें अपनी वर्ब दी हुई है, और ये अगर पास्ट में होता है तो ये प्लेज नहीं प्लेड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखने के बाद भी अगर आपका ये स्पीकर और लिसनर वाला पार्ट पास्ट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल खारिज हो जाती है, ये बात बिल्कुल नल एंड वॉइड हम कर देते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ और सिर्फ पिछली बातों को बताने के लिए होता है। यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, किसकी वजह से? मुझे बताया की वजह से। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया इस टोल्ड की वजह से। अगर दैट से पहले पास्ट में टेंस आता है तो हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये सीख पाए कि भाई हमारा ये जो चेंज ऑफ द टेंस है ये दूसरी चीज़ों पर भी मायने रखता है, केवल पिछली बातों पर मायने नहीं रखता। यहाँ पर रूल नंबर 3 में हम सीखेंगे कि कभी भी अगर हम आई विश के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हैं, मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है, मुझे उम्मीद है, कुछ इस तरह का, तो आई विश के साथ जो आप फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह से या फ्यूचर प्लान की तरह से कुछ सोचते हैं तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनता बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं एक कार ख़रीद लूँ तो मैं कहूँगा आई विश आई बॉट अ कार। जबकि जो रॉन्ग फॉर्म होगा इसको ट्रांसलेट करने में या इसको स्ट्रक्चर देने में, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? स्टूडेंट्स इसे करेंगे कि आई शैल बाय अ कार। तो यहाँ पर शैल देखने में सही लगता है, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने जो है प्रेजेंट में यूज़ किया इसलिए शैल का शुड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल रॉन्ग साबित होगा। आपका ये स्ट्रक्चर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आपको याद कर लेना है क्या कि आई विश के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो यह आपका रूल नंबर 3 हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4 में आप देख रहे हैं अगर वह आया तो मैं पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर पढ़ाने की बात है, बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग नज़र आ रही है, आया देखने में पास्ट लग रहा है। तो इफ़ कंडीशन के साथ आपका ये पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर का काम करता है, यानी अगर वह आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर इफ़ ही विल कम हम नहीं लिखते और हम इसकी जगह लिखते हैं इफ़ ही केम आई शैल या विल, जो आप चाहें, टीच। अगर वह आया, जब इफ़ के साथ आपको फ्यूचर नज़र आता है तो आप इफ़ ही कम्स भी लिखते तो भी चल जाता। और अगर आप केम करते हैं तो इसमें एक चेंज और करना पड़ेगा, आपको शैल का शुड करना पड़ेगा और विल का वुड करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखें कि इफ़ के साथ आने वाला पास्ट इंडेफिनिट भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। एंड मोर ओवर इट, ये आगे आने वाली क्लोज को भी पास्ट में लेने की कोशिश करता है। विल आएगा तो वुड करना है, शैल आता है तो आपको शुड करना है। इसके बाद रूल नंबर 5 में, जो कि देखने में बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब लगता है, रूल यह है यही सबसे अच्छा समय है, यानी यही पीक टाइम है, यही सबसे अच्छा समय है कि आप पढ़ें। अब यही सबसे अच्छा समय है तो इट इज़ द बेस्ट टाइम, कुछ ऐसी ट्रांसलेशन हमारे माइंड में आती है कि आप पढ़ें, यू स्टडी। तो इस तरह की कुछ ट्रांसलेशन आती है। तो इसकी जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आप लिखते हैं इट इज़ हाई टाइम
ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ द टाइम आपको लिखनी है यू स्टडीड। अब आपको ये बहुत ही ऑकवर्ड लग रही होगी एक्सप्रेशन, तो ऑलवेज बियर इन माइंड कि आपको इट इज़ हाई टाइम के साथ स्टडीड में सेकंड फॉर्म ही लगानी होती है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स थे जो देखने में बिल्कुल नहीं लगते कि सही हैं, लेकिन वास्तव में यही सही हैं। अब हम कुछ ऐसी ट्रांसलेशन देखेंगे कि उस ट्रांसलेशन में हिंदी में इतने सारे वर्ड्स आते हैं और उन वर्ड्स की इंग्लिश हमसे नहीं बनती, तो हम उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे दूसरे वर्ड्स में उनको चेंज करके उनका ट्रांसलेशन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर जो हमारे सामने सेंटेंसेस हैं, जैसे कि है कुछ लोग बस में चढ़े और कुछ लोग बस से उतरे, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं। अब हमें कुछ ऐसी वर्ब्स लर्न करनी होती हैं जो अनयूजुअल हैं, चढ़ना एंड उतरना। तो यहाँ पर क्लाइम्ड नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइम्ड और क्लाइम्ड हम पहाड़ी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। माउंट करते हैं तो घुड़सवारी वगैरह के लिए करते हैं। अब यहाँ बस में चढ़ना उतरना क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हमें यहाँ स्टडी करने पड़ेंगे। एंड सेकेंड थिंग, जब हम ट्रांसलेट करते हैं या कोई शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कोई कंपोजिशन में अपनी बात कहते हैं, तो उसमें हमें रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स अच्छा नहीं माना जाता। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि लोग एक बार आया, फिर लोग दोबारा आया, बस यहाँ भी है, बस यहाँ भी है, तो आप कोशिश करें कि वर्ड्स को मिनिमाइज़ करें और कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। पहले जनरली आप सोचते हैं सम पीपल got on the bus and some people got off the bus। अब यहाँ पर जो रेपिटिशन पीपल का है और बस का है, तो इसको शॉर्ट में जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि some people got on and off the bus। तो ये सारी बात आपके इस शॉर्ट फॉर्म वाले में आ गई। आप ये लिखते हैं इट्स ओके, वेरी नॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, और कह सकते हैं कि जो ये आपका सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन ये प्रिसाइज है और इसके अंदर आपको क्या करना है कि पूरी बात आपने डाल दी और वर्ड का रेपिटेशन नहीं हुआ है। वह हर बात को जानना चाहती थी, तो इसका जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से सोचते हैं बेसिकली ही वांटेड, तो जो चाहती थी वर्ब बता रही है वो आ गई हमारी सेकंड फॉर्म पर। अब जानना दूसरी वर्ब है, तो इस दूसरी वर्ब को जिसमें इस तरह का कुछ इंडिकेशन लास्ट में आए, आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो ही वांटेड टू नो एवरीथिंग। अब जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जैसा चाहती थी, तो चाहती थी कि इंग्लिश जानना, तो फिर तो नो के अंदर कुछ नया करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव किया। हम इसको किसी अदर वे में, किसी सेकंड वे में, किसी अलग तरह से भी इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको पास्ट इनडेफिनिट में दिखने वाला सेंटेंस पास्ट इनडेफिनिट में ना लिख करके अब हम लिंकिंग वर्ब बी में बनाएंगे। तो हम लिखेंगे चाहती थी, तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ शी करना होगा, इसी तरह से हमें यहाँ भी शी करना होगा। शी वॉज क्यूरियस टू नो एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम एक ही बात को जो देखने में पास्ट इंडेफिनिट जैसी लग रही है, उसी बात को हमने क्या किया, आप देखेंगे कि उसी बात को हमने लिंकिंग वर्ब से यहाँ पर पेश किया, और ये सेंटेंस जो है हमारा मीनिंगफुल है और स्मार्ट सेंटेंस है। तो ट्रांसलेशन का ये मीनिंग कभी नहीं होता कि आप एक एक वर्ड को चुन चुन करके उसकी इंग्लिश बनाते हैं, बल्कि उसको आप दूसरे वे में, दूसरे सिंटैक्स और स्ट्रक्चर में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस धीरे होते होते रेंगने लगी। अब इस तरह की एक्सप्रेशन होते होते रेंगने लगी, अब यहाँ पर स्मार्ट सेंटेंस इसलिए है चूंकि इसके अंदर फ्यूचर का गागेगे आ रहा है, और हमने ये सीखा था कि जब गागेगी आता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। लेकिन इस बात से पता चला ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है। तो इस सेंटेंस को अब हम कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल
यहाँ क्राउल का मतलब है रेंगना। बस धीरे होते होते यानी धीरे होने में हमने स्लो डाउन किया और रेंगने लगी में टू अ क्राउल किया। तो इस तरह से हम अपनी ट्रांसलेशन को स्मार्ट बनाते हैं और ये एक्सपीरियंस हमें आता है लिटरेचर को बारीकी से पढ़ने में। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 4 है, अमन ने जहरीली नज़र से अजनबी को देखा। अब यहाँ पर नज़र और जहरीली, ये जो थोड़ा साहित्यिक वाली बात यहाँ आ रही है, ये किस तरह से हमें एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ये तो पॉइजनस होता है, पॉइजनस तो कोई सब्सटेंस होता है, लेकिन निगाह में पॉइजन कहाँ से आया। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो किस तरह से पेश करते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ जहरीली नज़र का मतलब है कि वो गुस्से में है, जो भी स्पीकर है या डूअर है या देखने वाला है। आँखों में शोले उगलती हुई निगाहों से देखा, गुस्से में देखा, तो ये सारी एक ही बातें हैं। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जहरीली नज़र का मतलब एंगर से है। तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हम इसका बनाएंगे, अमन शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, सॉरी अजनबी को देखा एट द स्ट्रेंजर। तो यहां पर शॉर्ट एंड एंग्री ग्लैंस एक बड़ा अच्छा सा फील कराने वाला एक्सप्रेशन है। मतलब भाव के अनुसार नहीं, स्ट्रक्चर में जो हमने वर्ड चुने हैं के अकॉर्डिंग। देखा तो आप सीधा सा कह सकते थे अमन सो द स्ट्रेंजर विद एंगर। ये एक बहुत ही सिंपल सी एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दें तो एक फील आता है कि जो भी एक गुस्सा है वो इसमें दिखता है, अमन शॉट एन एंग्री ग्लैंस। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं इनको आप हमेशा माइंड में सेव करने की कोशिश करें और इन सेंटेंसेस को एक नोटबुक पर लिखते रहें। इस प्रकार उसने हर छोटी छोटी सी जानकारी इकट्ठा कर ली। तो इस प्रकार का मतलब इन दिस वे नहीं, बल्कि दिस वे। ही पिक्ड वेरियस स्मॉल डिटेल्स। अब यहाँ पर जो है हमने जानकारी का इंफॉर्मेशन वर्ड यूज़ ना करके डिटेल्स लिखा। तो डिटेल्स को आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से आप वर्ड्स को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। तो दिस वे यहाँ जो है आपका ये एडवर्ब हुआ तो हम कॉमा लगा सकते हैं और रनिंग में ना भी लगाएं तो चलता है, बट जहाँ तक पंक्चुएशन अवेयरनेस की बात है तो हमें लगाना होगा। दिस वे ही पिक्ड वेरियस स्मॉल डिटेल्स। यहाँ पर हमें पिक्ड अप करना है, पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स। वह तेज़ी से खाली सीट की तरफ लपकी। अब यहाँ लपकने का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो भाई जंप मारा, एकदम से सीट पर पहुँचे, सीट ग्रैब कर ली कि दूसरा कोई भी पैसेंजर उसे ना कवर कर ले या ऑक्यूपाई कर ले। तो अब हमें इस तरह के एक्सप्रेशन को समझना है। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट। हालांकि स्पेस के लिए हम वेकेंट लगाते हैं, लेकिन सीट के केस में हम यहाँ पर एम्प्टी लगाएंगे। जो वेकेंट आता है किसी वैकेंसी के लिए आता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एम्प्टी सीट, यानी उसको किसी ने भी ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ था। तो शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट। तो यहाँ पर की तरफ लपकी, तो टूवर्ड्स, जंप, ग्रैब, इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करके हमने ये ट्रांसलेशन यूज़ की है। तो ये ट्रांसलेशन आपको कैसी लगी, और जो हमारे एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं पास्ट नेफिट को लेकर के, जिसमें हमने वेरियस टाइप के एक्सप्रेशन सीखे जो कि हमारी स्टोरी राइटिंग में और राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम दूसरे किसी टेंस को लेंगे, उसकी डिटेल्स बेसिक बताएंगे, फिर उसका एडवांस लेवल बताएंगे। तो इस तरह से हमारे सारी वीडियोस को देखते रहने के लिए और अपनी नॉलेज को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तक बढ़ाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो टेंसेस के ऊपर जो सारी वीडियोस बनी हैं ये स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पर बनी हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप सर थोड़ा टेंसेस बताएं, तो हमने सिर्फ ना कि टेंसेस का बेसिक बताया बल्कि कुछ डिटेल और कुछ एलेबोरेट सेंटेंस भी बताए।
जो आपके राइटिंग सेक्शन में बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी दूसरी वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।